और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। लास्ट तक मेरे साथ बनिएगा और आज हम सब कंप्लीट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। तो सबसे पहले टॉपिक मेरे साथ डालिए आप सारे। टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, हेलो एल्केन्स एंड, तो कहाँ लिखूँ इसको, नीचे लिख देता हूँ, हेलो एरीन्स है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हेलो एरीन्स। तो आज का टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से करना। जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं इन अ प्योर फॉर्म। तो हेलो एल्केन्स का मैं प्रॉपर्टीज कुछ लिखवाना चाह रहा हूं। हेलो एल्केन्स टॉपिक डाल लीजिए, हेलो एल्केन्स, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जनरली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या बोली कि दे आर जनरली कलरलेस इन द प्योर फॉर्म, राइट। सो दीज आर जनरली कलरलेस इन प्योर फॉर्म। इन प्योर, अगर प्योर फॉर्म में ये होंगे तो आपको जनरली ये कलरलेस ही आपको मिलेंगे। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इज ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जो ब्रोमाइड्स होते हैं, जो आयोडाइड्स होते हैं, अगर आप सनलाइट में ले जाएंगे तो कलर एक्सपोज करेंगे, राइट। सो ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर when exposed to sunlight। अगर आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या कर देंगे, कलर डेवलप कर देंगे। सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट। लोअर जो मेंबर्स होते हैं, जैसे इसके होते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सारे जनरली क्या होते हैं, ठीक है, ये कलरलेस गैसेज होती हैं एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये जो क्या होते हैं, लोअर, मैंने क्या बोला, लोअर एल्काइल हैलाइड्स है ना, लोअर एल्काइल हैलाइड्स। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, लाइक दैट इज, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड और C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दीज आर द कलरलेस गैसेस, दीज आर कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे दीज आर द कलरलेस गैसेस। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हाई मेंबर्स आर जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो हाई मेंबर्स आर, जो इसके अगर हाई मेंबर्स अगर हम देखें तो हाई मेंबर्स आर जनरली सॉलिड्स या फिर क्या मिलेंगे आपको, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। इज इट क्लियर? अब थोड़ा स्मेल की बात कर लेते हैं। स्मेल से कुछ हमें आइडिया लगेगा, स्मेल से बात करते हैं। जितने भी वोलेटाइल होते हैं, ये वोलेटाइल आप जानते हैं, जैसे गैसियस स्टेट में वोलेटाइल होते हैं, दैट इज दे हैव अ स्वीट स्मेल, दे हैव अ स्वीट स्मेल, राइट। तो स्मेल के केस में भी हम एक चीज कर लेते हैं, ऑल वोलेटाइल मीन्स जो गैसियस स्टेट में होंगे, जितने वोलेटाइल होंगे, दे हैव अ स्वीट स्मेल, दे हैव स्वीट स्मेल। बाकी दूसरों की नहीं होगी। जो मैंने क्या बोला, वोलेटाइल होंगे उनकी स्मेल क्या होगी, स्वीट होगी। तो ये एक जनरल मैंने वो बताया, जनरल केसेस बताए मैंने, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें फिजिकली देखने को मिल रहा है, सबसे पहले जनरली दे आर कलरलेस व्हेन इन द प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में वो कलरलेस होंगे, क्या, एल्काइल हैलाइड्स। सेकंड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स दे डेवलप अ कलर। आपको पता है कलर के लिए माने जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। अगर सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे तो दे आर द कलर, दे डेवलप कलर। अगर लोअर एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, राइट, ये क्या है, दीज आर द कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हाई मेंबर्स आर जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स। अगर हाई मेंबर्स लेंगे तो वो जनरली क्या होंगे, सॉलिड्स और लिक्विड्स होंगे। और स्मेल के लिए जितने वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल का मतलब जो गैसियस स्टेट में उड़ जाते हैं, दे हैव स्वीट स्मेल, उनकी स्मेल क्या होगी, स्वीट। आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो अब हम नेक्स्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एल्काइल हैलाइड्स की, जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आप सेकंड डाल लीजिएगा ना, जैसे सॉल्युबिलिटी, तो मैं आपको यहाँ स्टार डाल देता हूँ, 1 2 जो भी आपने डालना डाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए समझिए सबसे पहली बात, जो RX होते हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, जो RX होते हैं जनरली दे आर पोलर इन नेचर। भाई दे आर पोलर बिकॉज पोलैरिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो दे आर पोलर इन नेचर। पहली चीज क्लियर है, मतलब डाइपोल जनरेट हो रहे हैं, पोलैरिटी जनरेट यहां पर हो रही है। इसका मतलब आपने ये सुना होगा हमेशा 11th में पढ़ते हुए, डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब वो उसमें घुलना चाहेगा अपने ही जैसे में। जैसे ये क्या है, पोलर है, तो ये पोलर में ही घुलना चाहेगा। बट हमें पता है वाटर इज अ पोलर, बट स्टिल ये वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल है। ऐसा क्यों? ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सबसे पहली बात, यहां पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मैं बात करता हूं, तो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, इज इट क्लियर। और देयर इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर ले लेते हैं बॉन्डिंग, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, दिस इज अ बॉन्डिंग। अब देखिए सबसे पहली बात, नाउ व्हाट विल हैपन when we dissolve what alkyl halide in the water molecules, this is a hydrogen bonding, this is a hydrogen bonding, मैं लिख देता हूं H bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसको इसमें डिसॉल्व होना है तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक्स करने पड़ेंगे। इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। भाई पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, एज वेल एज बिटवीन द बॉन्डिंग द एल्काइल हैलाइड्स। जो एल्काइल हैलाइड्स को जो आपस में मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट हैं उसको ब्रेक करने के लिए, खुद को भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, और जो न्यू सेटअप करनी है उसने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी उसको चाहिए। बट दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट, नहीं मिलती उसको। द एनर्जी रिलीज इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द हैलोजन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती। बात मेरी समझ रहे हैं? कहने का मीन्स ये है कि इसके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, ठीक है। जो न्यू सेटअप होंगी वहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी। इस मतलब हमें अगर बॉन्डिंग सेटअप करनी है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और यहां पर ये आपस में भी बॉन्डिंग में है इस तरह से। इज इट क्लियर? तो बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज नॉट sufficient to overcome the force of attraction between the alkyl halide molecules as well as to break the hydrogen bonds between the water molecules। तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो सफिशिएंट नहीं है। बात समझ गए मेरी? नहीं समझे? बात क्लियर है? इसका मतलब अगर आपको मैं अच्छी तरीके से बना दूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपस में भी बॉन्डिंग में है, इस तरह से, और ये R पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। टू डिसॉल्व व्हाट एल्काइल हैलाइड इन वाटर। अगर एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में ओवरकम करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बिटवीन द हैलोजन मॉलिक्यूल्स, ये भी ब्रेक होंगे, एंड बिटवीन द टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टू डिसॉल्व एल्काइल हैलाइड इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या? एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड to break hydrogen bonding between water molecules, ठीक है। बात समझिए, ये चीज क्लियर हुई? अब सबसे पहली बात,
ठीक है, टू डिजॉल्व अल्काइल हैलाइड इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एज वेल एज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये ब्रेक होना पड़ेगा तो न्यू सेटअप जनरेट होंगे, लेकिन जब न्यू सेटअप जनरेट होंगे तो इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होगी, उस अमाउंट की एनर्जी रिलीज नहीं होगी ताकि ये बॉन्ड्स ब्रेक हो पाए वाटर के मॉलिक्यूल, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टू मच स्ट्रॉन्ग, तो इसको ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। बस समझ गए? सो द एनर्जी रिलीज्ड, इसको ऐसे लिख लीजिए आगे वाले स्टेप में ताकि इसका आपको पूरा कंक्लूजन मिले कि क्या है, कि द एनर्जी रिलीज्ड is not sufficient to overcome the force of attraction, that is hydrogen bonding, लिख देता हूं, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इतनी एनर्जी उसको मिलती नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स वाई लिखवा रहा हूं मैं पूरा ये जानबूझ के, दैट्स वाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, RX इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आपकी ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो पहली बार एक बार और समझा देता हूँ। क्या है कि भाई अगर न्यू सेटअप जनरेशन होनी है तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होने पड़ेंगे, RX आपस में इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है इनके बीच में वो ब्रेक होनी पड़ेगी, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। न्यू सेटअप अगर जनरेट होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होगी ताकि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा है, तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर पाए। और समझ गए, जब न्यू सेटअप जनरेट होंगे तो दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मैंने वही लिखा, टू डिसॉल्व अल्काइल हैलाइड इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एज वेल एज to break the hydrogen bond between the water molecules. ठीक है, the energy released is not sufficient to overcome, the energy released it is not sufficient to overcome the force of attraction that is hydrogen bonding between water molecules. So that's why अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या है, वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो अगर ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे, मतलब अल्काइल हैलाइड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे, पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो बट यहां पर क्या चीज है कि फिर ये किसमें डिसॉल्व होंगे, तो यहां पर इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे मान लो क्लोरो, ब्रोमो, कुछ भी लगा दो, RC, RBr, RI, वो जनरली डिसॉल्व होते हैं किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, या ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मैं वो लिखवा रहा हूँ कहाँ किस किस में ये डिसॉल्व होते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ डालो तो फिर पूरा बेसिक फिनिश हो जाएगा इसका ना। तो आप ये लिखिए, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो डेरिवेटिव्स, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो डेरिवेटिव्स, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो डेरिवेटिव्स are insoluble in organic solvents, are soluble in organic solvents। और कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो, उनका यार नाम लिखते हैं, लाइक बेंजीन, राइट, लाइक अल्कोहल, लाइक ईथर, लाइक, या मैं लिख देता हूं लाइक, ये जरूर लिख लीजिएगा, बेंजीन, ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर एटसेट्रा। तो यहां पर ये इसलिए फिनिश होता है टॉपिक कि बिकॉज पूरा क्लियर हो गया आपको। क्या क्लियर हो गया कि सॉल्युबिलिटी जो अल्काइल हैलाइड्स की होती है पानी में बहुत कम होती है, इनसॉल्युबल होती है। क्योंकि जो न्यू सेटअप जनरेशन हो रहा है जब उसमें, तो क्या होने वाला है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती कि हाइड्रोजन बॉन्ड को वो ब्रेक करके न्यू सेटअप्स कर पाएं, इसलिए इनसॉल्युबल है ना। लेकिन ये सॉल्युबल है किसमें, ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, जैसे मैंने बताया बेंजीन रिंग और बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, तो इसमें ये सॉल्युबल है। कौन? अल्काइल हैलाइड्स। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम स्टूडेंट्स करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख लेते हैं पूरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बारे में पूरा समझते हैं, ये क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो मैं आपको ये समझाने से पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं हल्का सा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो कोई भी अगर मेरे पास मान लो हेलो एल्केन है, कोई भी है ना, मैंने मान लिया कोई भी हेलो एल्केन है मेरे पास, तो होता क्या है जनरली समझ लीजिएगा। पहले मेरे पास मान लो CH3X है, ठीक है, ये वाला है, बहुत सारे CH3X है मेरे पास। तो हुआ क्या, ये जो X है, नो सॉरी, ये जो कार्बन है इसके साथ ये X है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, कोई डाउट, 3 हाइड्रोजन है। एक्चुअल में अभी मैंने बताया था इसके आपस में अट्रैक्शन है, अगर सॉल्वेंट है तो अट्रैक्शन है। तो ये कार्बन X के साथ और यहां पर क्या होने वाला है, मतलब यहां पर X हो गया, ऐसे बना दूं, और यहां पर 3 हाइड्रोजन हो गए मान लो, तो ऐसे तो होगा, मान लो ना ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटर आयोनिक नहीं है। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कौन सी है, जैसे कार्बन X के बीच की है, ये है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। ये भी कार्बन हाइड्रोजन की, उसी मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन की इंटरेक्शन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है। लेकिन मैं इंटर आयोनिक की बात नहीं कर रहा, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन। भाई एक मॉलिक्यूल का कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल का हैलोजन, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो भाई ये सॉल्यूबल, तभी तो ये बना हो ना सॉल्वेंट, नहीं तो ये गैसीय स्टेट नहीं हो जाएगी। अब अगर आप इसको गर्म कर दे, ब्रेक कर दे इसको बॉन्ड को, तो गैसीय स्टेट में चला जाएगा। तो इसलिए ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। मतलब ये कौन सी अट्रैक्शन है, ये है इंटर, क्या बोला, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है ना, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ही बोलते हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, याद रखिएगा। इसी को ही बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉन्डर वॉल्स, क्योंकि बार बार नाम लूंगा इसका मैं, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक वी है ना, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने, मेरे पास 2 RX मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के बीच इंटर आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है। इंटर आयोनिक तो है लेकिन आयोनिक से कोई मतलब नहीं है, ये इंटर आयोनिक नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है, राइट, दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। उसकी वजह से वो क्या है, सॉल्वेंट है, अदरवाइज वो गैस स्टेट में आ जाएगा, समझ गए। और इसी को बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन है, उसी को बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। या डाइपोल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहां हल्का सा नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन तो होनी है। डाइपोल इंटरेक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। मैं इतना क्यों समझा रहा हूं, आप सोच रहे होंगे, एक्चुअल में ये समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट, मेनली बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां लिख दूं, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, अगर बॉइलिंग पॉइंट आपको इंक्रीज करना है, तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होना चाहिए। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बहुत आसान तरीका, ये बहुत आसान तरीका। जितना बॉइलिंग, इसकी बात करो, जितना मॉलिक्यूलर मास किसी भी उसका 2 है मेरे पास, CH3X 2 हैं, एक है CH3F CH3Br, तो CH3 तो दोनों के सेम है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, मेरे पास है CH3 और ये X है, और ये क्या है, फ्लोरीन है। मेरे पास है CH3 और ये है मेरे पास आयोडीन। आयोडीन का तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है फ्लोरीन से। भाई CH3 दोनों का मॉलिक्यूलर मास इनका दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ आयोडीन का ज़्यादा है, किससे, फ्लोरीन से। इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा हो गया, और इसका अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझे इस बात को। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा यहाँ मोटिव है। तो यहाँ पर आप समझिए सबसे पहली बात, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात कि नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट में लगा लीजिए, यहाँ लिखा रहा हूँ नोट अलग से, ठीक है। नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, दैट इज हेलो एल्केन्स के लिए, ऑल हेलो एल्केन्स आर हैवियर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मैं बताता हूँ कैसे, ऑल हेलो एल्केन्स आर हैवियर, all hello alkanes are heavier than its parent हाइड्रोकार्बन। जिस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बना है, पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, समझिएगा इस बात को, क्या है कहने का मतलब। देखो मेरे पास बना CH3X, क्या बना CH3, और ये बना फ्लोरीन। एक्चुअली किस पेरेंट से आया हुआ है, किस हाइड्रोकार्बन पेरेंट से आया हुआ है, ये आया हुआ है CH4 से। भाई CH4 से तो आया है, यहां से एक हाइड्रोजन किसने कर लिया,
फ्लोरीन ने उसकी जगह ले ली, भाई एल्केन तो है ना मीथेन, तो इसकी जगह किसने ले ली? फ्लोरीन ने। तो ये इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट मीथेन है। तो अब बताइए दोनों में मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, क्योंकि CH3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस करके फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन का तो एटॉमिक मास ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा इससे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बात समझे? ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल हेल्व एल्केन्स आर हैवियर देन इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है। फॉर द, अब मैं समझाता हूँ, ये तो ठीक है, हैवियर हैं सारे, तो मतलब उनका ऑब्वियसली अगर हैवियर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो मैं ये भी लिख दो, एंड द बॉइलिंग पॉइंट, सो ये लिख दो आगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल किसका? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स is more than that of its parent hydrocarbon, is more than that of their parent hydrocarbon, that their parent hydrocarbon। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दोबारा सुन लो कि ये किससे बना, ये अल्काइल हैलाइड किससे बना? इसका पेरेंट यही तो है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, फ्लोरीन लगा दिया। लेकिन अभी CH3 तो बराबर है एटॉमिक मास में, मॉलिक्यूलर मास में, लेकिन फ्लोरीन एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। इन दोनों में से किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ज़्यादा है। इसका मतलब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल का क्या है? मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, कि मैंने लिखवाया है, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। समझ गए? ये चीज़ लिखवाने का मेरा मोटिव ये था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा, फिर ऊपर से पूरा मैं आपको एक परफेक्ट लिखवाऊंगा। इसको ये काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, अब मैं उसके इंपॉर्टेंट पार्ट लिखवाने वाला हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके ऐसे ऐसे डॉट कर देना है ना। पहला, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप सेम हो, ठीक है, और आप चेंज करते रहो किसको? देखो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ हल्का सा। सबसे ज़्यादा किसका मास होता है? एटॉमिक मास आयोडीन का। फिर किसका? उल्टा है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, तो फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे कम फ्लोरीन का। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ ना। तो अब अगर सेम एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ दूं इनको मैं, CH3 CH3I CH3B और CH3Cl CH3F, तो इसका ज़्यादा है क्या एटॉमिक मास? तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास भी किसका होगा? इसी वाले का, CH3I का, फिर CH3Br का, फिर CH3Cl का, CH3F का। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा। बात समझिए ना थोड़ा सा। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो बॉइलिंग पॉइंट फॉर द, मैं लिख रहा हूँ, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप मैं ले लूँ सेम, जैसे अभी यहाँ बता रहा था, सो द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज एज फॉलोज। तो समझा तो दिया मैंने, इज एज फॉलोज। तो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप सेम ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं। CH3 मैंने ले लिया, तो पहले I, तो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर क्या ले लिया? CH3, फिर होगा Br का, ठीक है, और फिर किसका होगा? CH3, उसका होगा Cl का, भाई हाई दूर को लिख रहा हूँ मैं, फिर किसका होगा? CH3 और F का। लेकिन अब है ना, समझ गए ना बात? सिंपल सी, क्योंकि CH3 तो टक्कर में बराबर है, बस I का ज़्यादा है एटॉमिक मास सबसे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा, फिर उसके कम इसका, उसके कम इसका, उसके कम इसका। अब समझिएगा मेरी बात को। एक्चुअली रीज़न भी दे देना उनको, रीज़न भी अगर चाहिए तो मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट लिख दूंगा ना। बॉइलिंग पॉइंट लिख भी लेना कि थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, केल्विन के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 194.6 तो होता है किसका? बढ़ रहा है ना, तो इसका ज़्यादा है सबसे, तो मैं लिख देता हूँ, उल्टा करना पड़ेगा मुझे, 315.4 होगा, ठीक है। दूसरे का 276.6 होगा, केल्विन में है ये सारा। 248.8 होगा, कम होता जा रहा है, और 94.6 होगा। समझ गए? ये तो हुई बात इसकी, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, समझ गए। अब क्या है? अब सेकेंड अगर मैं ले लूँ, मैं 104 से एल्काइल ग्रुप ना लूँ, अब एक ही कार्बन है, ठीक है। अब मैं ना क्लोरीन ब्रोमीन को डबल कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बढ़ाऊं क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। समझ गए? मैंने ऐसे लिख दिया, एंड आयोडीन। इज इट क्लियर? एंड आयोडीन कंपाउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज with increase in, क्या बढ़ाऊं? बढ़ेगा with increase in number of halogen atoms, number of halogen atoms। समझ गए हो क्या मेरी बात?
जो नहीं समझे अभी समझा देता हूँ 2 मिनट में। जैसे क्या किया मैंने जी किया, सबसे पहले CH3Cl लिया, ठीक है। अब समझना, हेलो एल्केन ले रहा हूँ मैं, हेलो एल्केन ले लिया मैं लिख देता हूँ हेलो एल्केन है, कोई और मत समझ लेना। हेलो एल्केन लिया मैंने, क्या लिया, CH3Cl लिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लोरीन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और क्लोरीन लगा दिया, CH2Cl2 हो गया। फिर मैंने एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक और क्लोरीन लगा दिया, CH3Cl3 एक और हाइड्रोजन करके। अरे याद आ रही होगी रिएक्शन, यहाँ से कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, क्या, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, वो याद आ रहा होगा ना, वो उसी से हो रहा है सब। अब देखो, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, 35.5 होता है ना इसका एटॉमिक मास, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन की जगह एक और क्लोरीन आ गया, तो इसका एटॉमिक मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। यहाँ 3 क्लोरीन है, उसका और बढ़ेगा, चौथे का और, सबका बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम सेम उसमें बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, समझ गए ना, बढ़ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होने वाला है, के में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, 249, 313, 334, 249, 313, 334, ये ऐसा डेटा दिखा रहा हूँ, याद थोड़ी ना करने ये तो, और 350, तो बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, मैंने बोल दिया, पहला है सेम एल्काइल ग्रुप के लिए सेम एल्काइल ग्रुप रखो और इन सबको साथ में अटैच कर दो, तो क्योंकि मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ये बढ़ रहा है, इससे कम उससे कम उससे कम, तो अटैच होगा, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया ना, बॉइलिंग पॉइंट फंडा देख लो, एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बस में मॉलिक्यूलर मास से चेक कर लो इनको। अब एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, क्या दे रखा है, वंडर वॉल से दे रखा है वहां पर। आप ये बोलेंगे कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर हाईएस्ट किसमें है इस वाले में, CH3I। अगर आपने वहां रीजन देना है तो इसमें वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है सबसे, ठीक है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड नहीं है। सो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर हाईएस्ट, सो एक ही रीजन मतलब दे सकते हैं इसका, ये भी ठीक है। वैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट का आप रीजन दे दिया, क्या करें आप मॉलिक्यूलर मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास से आप सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए, ओके। अब क्या करें, अब कोई और है, तीसरा एक और है, फॉर द सेम हैलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। बताता हूं क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट डालो, फॉर सेम हैलोजन एटम सेम है, फॉर सेम हैलोजन एटम। अभी हैलोजन एटम से कोई नहीं कुछ कहेगा, मतलब हैलोजन एटम वैसे का वैसे रहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीज करेगा, अगर आप विद इंक्रीज, दिख रहा है, विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, इन द साइज ऑफ, अगर एल्काइल ग्रुप आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों, देखो हैलोजन एटम सेम है, हैलोजन एटम क्या है, हैलोजन एटम सेम है, इज इट क्लियर। तो जब हैलोजन एटम सेम है तो सबसे पहले क्या करूं मैं, बताइए सबसे पहले क्या करूं, तो मैं एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन का, CH3Cl, ठीक है, तो मैं ले रहा हूं एग्जांपल CH3Cl, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं इसकी जगह C2H5 कर रहा हूं, CH3CH2Cl, फिर और बढ़ा देता हूं एल्काइल चेन, CH3CH2 को 2 बारी ले लिया इस बारी, फिर Cl, अभी 3 बारी ले लेता हूं, CH3CH2 को 3 बारी ले लिया और Cl। तो क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप की चेन तो बढ़ा रहा हूं भाई, हैलोजन एटम तो सेम है ना, तो दिख रहा है आपको साफ। इसके पास CH3 क्लोरीन, उसका तो एटॉमिक मास बराबर है, उससे तो कोई टक्कर नहीं है। अब हमें कंपैरिजन इन सब का करना है, तो ऑब्वियसली छोटा है, इसका एटॉमिक मास कम, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसको जितना ज़्यादा हम उसको चेन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर उल्टा आने वाला है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, समझ गए। मॉलिक्यूलर मास इसका सबसे ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, आप चेक कर सकते हो। तो वो लिखवाना चाहो तो लिखवा देते, चलो ऐसे लिख लेते हैं, याद नहीं करना इसको, आपको आइडिया दे रहा हूँ बस मैं। 248.8, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका नहीं लिखते, छोड़ो, इसका रहने देते हैं। अब आपको पता चल गया ना, तो लर्न तो करना है नहीं इसको, ठीक है। तो एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे आइसोमर वाले बताने वाला हूँ। हम करने वाले हैं फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स के लिए, है ना। अब ये नेक्स्ट डॉट डाल लीजिए, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स। आइसोमर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, आइसोमेरिक का नाम दिया तो आइसोमर्स का समझ लो पहले क्या होता है। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर वो होते हैं
जिसका सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट हैविंग क्या अलग होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स उसके अलग अलग हैं। जैसे बनाते हैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने चैन ली, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लिया। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, जैसे CH मतलब 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 और यहाँ पर लगा देते हैं Br, ठीक है। यहाँ N हटाते हैं, अभी ये 4 कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या, अब दूसरा बनाते हैं, देखो इसी का ही, ये हो गया हमारा क्या, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मैं लिखता हूँ पहले इसको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, समझ लो पूरा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं और बनाना चाहूँ तो मैं क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाऊंगा, राइट, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसके सामने वाला ये वाला, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनेगा आपका, यहाँ बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर। अभी हाइड्रोजन दे देते हैं। फिर मैं चौथा क्या बना सकता हूँ, चौथा बना सकता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ इसके नीचे ही, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। चौथा बना सकता हूँ मैं क्या, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मैंने बना दिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब सबका स्ट्रक्चर देखिए जरा, क्या ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं। हाइड्रोजन देंगे तो 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9, 9 हाइड्रोजन इज देयर। तो इसका फॉर्मूला हो गया C4H9 और Br। हाइड्रोजन नहीं दे रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। इसका भी 3 3 6 और 2 8 और 1 9, मतलब C4H9 और ये है Br। इसका भी 3 3 6 7 8 7 और 8 9, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, एक ही मिलेगा। तो अगेन C4H9 Br, इसका भी फॉर्मूला C4H9 Br। तो ये सारे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब करना क्या है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट का मतलब उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे सरफेस एरिया कम होगा तो एक और चीज होगी, वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वंडर वॉल्स ऑफ फोर्सेस अट्रैक्शन जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। समझ गए, लंडन फोर्सेस जो बताया था मैंने, उसकी वजह से एक और इफेक्ट पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। फाइनली ये कहने का मतलब है। तो मैं इसको बोल दूं सबसे पहले क्या इसके बारे में कि ड्यू टू ब्रांचिंग की वजह से, ड्यू टू ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाता है एंड सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एंड इट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेस, नॉट इंक्रीजेस, डिक्रीज, सरफेस एरिया हो जाएगा कम, ठीक है। तो मैंने जो समझाया, विद ब्रांचिंग मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होने वाला है, वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होने वाला है। इसकी वजह से वंडर वॉल्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं। वंडर ऑफ वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। जब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस होंगे तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है उसके अंदर, है ना। तो फाइनली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फाइनली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। तो पूरा मैंने बता दिया आपको कि एक्चुअल में पूरा फंडा है क्या। ये दोबारा समझ लीजिए, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स के लिए आइसोमर्स वो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। 4 स्ट्रक्चर बताए मैंने, क्या बताया, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये क्या बताया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉट सेकेंडरी, ये आइसो है, ठीक है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो सारे मैंने जब स्ट्रक्चर बनाए तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा, ठीक है। क्यों होगा, बिकॉज कॉम्पैक्टली ज़्यादा हो गया ये। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत कम लगेंगी, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैं पहले लिख रहा हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। अब देखो सबसे पहले जो आर एक्स होता है, आर एक्स यही होता है एल्काइल हैलाइड। एक्चुअल में पोलैरिटी जनरेट हो रही है क्योंकि एक्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आर से, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब पोलैरिटी बन रही है, बॉन्ड पोलर हो रहे हैं, डाइपोल जनरेट हो रही है। इज इट क्लियर? तो पोलैरिटी की वजह से क्या चीज़ है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की देखिए। आपको पता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उससे कम क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और मैंने लिखवाया था पहले, फिर आयोडीन की। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज ये डेवलप कर पाएगा। तो फ्लोरीन का साइज़ है सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 4 होती है इसकी, चलो इसकी तो याद कर लो, अराउंड 4 होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को अट्रैक्ट करेगा, जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप करेगा इसके ऊपर, जितना ज़्यादा यहाँ डेवलप चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो चार्ज डेवलप कर रहा है वो कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। बात समझ में आई? तो पोलैरिटी की वजह से क्या कि अगर हम डाइपोल का ऑर्डर देखें, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट सुना होगा ना आपने, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में मैंने बताया था चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो इन दोनों के चार्ज है ये वाला, ठीक है, चार्ज सेम रहता है दोनों का, और डी है डिस्टेंस, दो डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस को डी बोला गया है। बात समझ गए? दो डाइपोल के डिस्टेंस के बीच को क्या बोला गया है, डी बोला गया है। अब एक्चुअल में क्योंकि ये अगर फ्लोरीन रखूंगा तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी, फिर क्लोरीन रखूंगा ज़्यादा उससे कम पोलर होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ज़्यादा पोलैरिटी, मतलब डाइपोल जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा डाइपोल जनरेट होगी। ऐसे क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन की पोलैरिटी सबसे कम। ये तो ऑर्डर हमें समझ में आता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर पोलैरिटी की मैं बात करूं तो पोलैरिटी में आपको ये ऑर्डर नज़र आ रहा होगा कि अगर ये CH है तो F ये सबसे पोलर होगा, सबसे पोलर। बात समझे सबसे पोलर। अगर CH3 Cl ले तो दूसरे नंबर पे CH3। अगर मैं सोचूं इस बात को तो क्या आपको ये ऑर्डर लग रहा है कि ये ऑर्डर होना चाहिए? हाँ जी, ये ऑर्डर आपको लग रहा है होना चाहिए। किसका पोलैरिटी का, कि पोलैरिटी का ये ऑर्डर होना चाहिए। बट एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटली डेटा देखे गए तो वहां पर ये पाया गया कि ये ऑर्डर एक्चुअल में रिवर्स है। रिवर्स मतलब अगर डाइपोल मूवमेंट में देखूं, अगर मैं डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि पोलैरिटी किससे चेक करते हैं, डाइपोल मूवमेंट से, ठीक है, डाइपोल मोमेंट से पोलैरिटी चेक करते हैं। जब देखा गया तो एक्चुअल में जो डेटा था वो क्या मिला, वो मिला CH3 Cl, देन CH3 फ्लोरीन, देन CH3 Br, और देन CH3 आयोडीन। बात समझे? ये एक्चुअल में डेटा मिला, एक्सपेरिमेंटली हमें ये वाला डेटा मिला। बट एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला, बट हम सोच क्या रहे थे, ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे पोलर कौन है, फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट करेगा। तो पोलैरिटी को हम किससे मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट से। तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट भी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थे ना, इसकी तो डाइपोल मोमेंट कम हो रही है एक्चुअल में डेटा में, क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, इसकी कम तो उससे कम, इसकी कम इसकी सबसे कम होनी चाहिए थी। वो बात तो सही, ऑर्डर सही है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स क्यों हो गया? ये ऑर्डर केवल इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। डाइपोल मोमेंट केवल डिपेंड करती है स्टूडेंट्स चार्ज के ऊपर, ये चार्ज है, और ये है डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, ये है डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, इसके ऊपर करती है। अब अगर मैं देखूं तो एक ही यहां पर मुझे समझ में आ रही है बात, क्या, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बहुत बड़ा है। पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कौन जीतने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली चार्ज भी बढ़ेगा। भाई हमें तो इन दोनों को ही चेक करना है ना डाइपोल मोमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो चार्ज बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। किससे? क्लोरीन से। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का चार्ज भी क्लोरीन से ज़्यादा होगा। बात समझे? फ्लोरीन का जो चार्ज होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ आएगा। क्लोरीन उससे कम पावरफुल है तो चार्ज डेवलप करेगा, लेकिन फ्लोरीन से हार जाएगा, फ्लोरीन से कम करेगा। इसका मतलब चार्ज की रेस में, इस रेस में तो कौन जीता, फ्लोरीन जीता। बात समझे मेरी? अब समझिएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
अब दूसरी बात करते हैं, अब एक और फैक्टर बचा, कौन बचा? वो डिस्टेंस बचा। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस अगर फ्लोरीन की ऐसे है ना, फ्लोरीन की अगर ऐसे है डिस्टेंस, मतलब CH3 मान लो ये है, देखो CH3 मान लो ये है और फ्लोरीन ये है, बात समझे? ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। और लेकिन अगर क्लोरीन लिया तो CH3 ये है और क्लोरीन भी ये है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है, मैं समझे? कहने का मतलब है ये एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस की वजह ही हो सकती है और कोई वजह नहीं है, केवल डिस्टेंस की वजह है। ठीक है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से उसकी जो डिस्टेंस है बिटवीन द डाइपोल्स वो बहुत कम है, बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ क्या फ्लोरीन, द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स इज स्मॉल, बट ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन, मतलब जो CH3 जो F जो D है, डिस्टेंस है, डाइपोल डिस्टेंस, वो क्या है, वो बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन, किसकी वजह से? फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है। तो मैं लिखवा देता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के छोटा साइज होने की वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, the distance between the dipoles is too small, then distance between dipoles, distance between the dipoles in case of fluorine, समझे लिखने का तरीका क्या किया मैंने, कि स्मॉल साइज फ्लोरीन के होने की वजह से जो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से। लेकिन जो डाइपोल यहाँ पर क्लोरीन लिखना है, मुझे फ्लोरीन लिख दिया, फ्लोरीन के केस में वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है देन द डिस्टेंस इन द केस ऑफ द क्लोरीन। समझ गए, फ्लोरीन के केस में बहुत कम है क्लोरीन के केस से। अब देखिए, तो इसका मतलब Q इंटू D का जो मल्टीप्लाई है वो क्लोरीन के केस में ज़्यादा है, स्लाइटली ज़्यादा आ गया। ठीक है, देन Q इंटू D का मल्टीपल किस केस में? फ्लोरीन के केस में। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेशक इसकी ज़्यादा है, किससे? फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा है, उसमें ये आगे है। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स है ना वो किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई करूँ तो डाइपोल मूवमेंट स्लाइटली ज़्यादा आ रही है। किसकी ज़्यादा आ रही है? क्लोरीन के केस में। बात समझे? क्लियर हुआ? तो वो भी चीज़ मैं लिख देता हूँ, वो भी चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ। So the multiple of किसका मल्टीपल? मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इन केस ऑफ क्लोरीन इज लार्जर, इज स्लाइटली लार्जर लिख देना, इज स्लाइटली लार्जर देन इन केस ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के केस में जो Q इंटू डी है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, और क्लोरीन के केस में Q इंटू डी का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ रहा है? थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है, दैट्स वाई दिस ऑर्डर इज रिवर्स्ड। बात समझे? शॉर्टकट में एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। शॉर्टकट क्या है आपका? शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले शॉर्टकट ये है कि यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर हो गया, लेकिन फ्लोरीन ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका ऑर्डर ऐसा ही रहना चाहिए था जैसे हमें पोलैरिटी समझ में आ रही है। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली रिवर्स है। रिवर्स इसके लिए है क्योंकि डाइपोल डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, एक चार्ज पे, एक डिस्टेंस पे। तो चार्ज तो हमें पता है किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, ये तो 100% श्योरिटी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन अब दोनों की टक्कर किस में है? डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स उस केस में काफ़ी ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का एटम का साइज है स्मॉल, तो उसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स बहुत कम होगी इस केस में। ठीक है, और क्लोरीन का साइज है बड़ा तो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स होगी ज़्यादा, तो डिस्टेंस के फैक्टर में क्लोरीन जीत गया इससे। और जब दोनों का मल्टीप्लाई किया ना तो वो क्लोरीन का ज़्यादा आ गया, किससे? फ्लोरीन से। इसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप इसका कर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है,
अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, है ना। थोड़ा सा मैंने अलग इसको इसलिए कर लिया, बीच में ज़्यादा नहीं मिलाया इसको मैंने ना, मैंने कहा थोड़ा अलग में कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको ये हेलो एरीन्स समझने में। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, मतलब हेलो ग्रुप लगा दो उसके ऊपर, है ना। जैसे एग्जाम्पल आप देखते हो, ये हेलो एरीन्स का एग्जाम्पल हो गया ना, ये आपने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, या यहाँ पर आपने लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, ये सारे हेलो ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये हेलो एरीन्स हो गए, क्लोरो बेंजीन फ्लोरो बेंजीन दोनों का एग्जाम्पल है। अब हेलो एरीन के थोड़े से वो लिख लो सबसे पहले पॉइंट्स, है ना। ये जनरली क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, इसको साफ लिख लेना। या फिर ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में मिलेंगे आपको ये, ठीक है, या आपको मिलने वाले हैं ये क्या, कलरलेस लिक्विड्स में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, और हैवियर देन वाटर होते हैं, दीज आर हैवियर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा हैवियर होते हैं, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। तीसरी चीज़ क्या है, दे आर सॉल्यूबल इन इनसॉल्यूबल इन वाटर, पहले तो ये लिख लो ना, इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसॉल्यूबल हैं ये भी, सेम उसकी तरह, एंड सॉल्यूबल इन, बट सॉल्यूबल इन, बट लिख लेना, बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या होते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं। ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखो सबसे पहली बात, अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये मेरे पास है बेंजीन, क्या है, बेंजीन है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है चेक करते हैं, ये मेरे पास फ्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो ब्रोमोबेंजीन, और ये मेरे पास आइडोबेंजीन। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ इसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका जितना, किसका, बेंजीन का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, बेंजीन का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, 353 के, और इट इज़ नॉट मॉलिक्यूलर मास, जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, आई एम सॉरी, जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो 353 के इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की बात कर ही रहा था मैं। अब मेरी बात समझना, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का है, तो इसका इस पूरे स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगा, क्योंकि बेंजीन तो तीनों में सेम है। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन मैंने लिखवाया था ना भाई, एटॉमिक मास का ऑर्डर लिखवाया था ना मैंने। एटॉमिक मास क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे कम, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। तो देखो मेरी बात सुनो, सारी जगह बेंजीन है, इसको चलो छोड़ो, सारी जगह बेंजीन है, सारी जगह बेंजीन है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास देखूं तो ऑब्वियसली बेंजीन से तो ज़्यादा है, ठीक है। अगर फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का क्या है एटॉमिक मास, तो इस ओवरऑल का मैं मास देखूं तो इस पूरे से ज़्यादा होगा। क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास इससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा आयोडीन का। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली क्या करता है, मैंने बताया था, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अगर बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, भाई लिखवाया था ये अलग से, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, बात समझ गए। और इसका सबसे कम होगा, ये 353 है, तो ज़्यादा होगा, ये डेटा याद नहीं है मुझे भी, ना डेटा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, इज इट क्लियर, कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, इस ऑर्डर में होते हैं एटॉमिक मास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एटॉमिक मास फ्लोरीन का सबसे कम होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने साइन चीज अलग लगा दिए हैं, ये होता है ना, फ्लोरीन का सबसे कम, क्लोरीन का उससे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, आयोडीन का उससे ज़्यादा। उसके अकॉर्डिंग सब जगह बेंजीन है, तो फ्लोरीन का सबसे कम इन चारों में, इसका तो कम होगा सबसे, उसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा ब्रोमीन का, उससे आयोडीन का। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी इस उसमें क्या करेगा, तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ऑर्डर है उसका, ठीक है। तो ये जो अभी बताया मैंने, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, समझ गए, ये चीज़ क्लियर हुई। अब क्या करते हैं, सबसे पहली बात, अगर यहाँ जगह तो है वैसे, है ना, जगह है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूँ। अब मैं ले रहा हूँ डाई हेलो एरीन्स, क्या ले रहा हूँ, डाई हेलो एरीन्स, समझिएगा इस टॉपिक को भी। डाई हेलो एरीन्स में स्टूडेंट्स देखो, मैं लिख रहा हूँ पहले डाई हेलो एरीन्स। डाई हेलो एरीन्स क्या होते हैं, डाई हेलो एरीन्स कुछ ऐसे होते हैं,
बनाए थे हमने। अगर ये क्लोरो तो देखो ऑर्थो पे क्लोरो हो सकता है, अगर ऐसा भी हो सकता है, ये क्लोरो तो मेटा पे भी क्लोरो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये क्लोरो तो पैरा पे भी क्लोरो हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन, जगह कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं ऊपर समझा देता हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ मिटाया नहीं ये वाला, ये एक्चुअल में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। ये आप देख रहे हैं मेनली जो बताना चाह रहा हूँ, ये मेटा है, ये मेटा, ये ऑर्थो और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये तीनों की बात मैं कर रहा हूँ सबसे पहले। और सबसे पहले देखिए, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं पहले ऊपर ना, बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो क्या है, उसका ऑर्डर है ऑर्थो, ठीक है। अब चेक करिएगा, ऑर्थो फिर पैरा और फिर मेटा, ठीक है। अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, रीजन बताऊंगा, डोंट वरी। तो रीजन अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखेंगे पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा। मेटा हारा है हर बार, मेटा सबसे कम है। बॉइलिंग पॉइंट भी किसका, ऑर्थो का ज्यादा, पैरा का उससे कम, मेटा का उससे कम, नियरली इक्वल होता है, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया। और मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। अब देखिए सबसे पहले ये एक्चुअल रीजन है क्या, तो ये स्ट्रक्चर नीचे बने हुए हैं, थोड़ा सा नीचे झुकने में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक बारी। अब देखिए सबसे पहले मैं ऑर्थो और पैरा की बात कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ये मेरे पास है पैरा, ये पैरा और ये है ऑर्थो, ठीक है, ये है ऑर्थो। अब देखिए पैरा वाले में कुछ खूबियां हैं, वो क्या हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है ऑर्थो से। क्यों, पहला सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, समझिएगा। पैरा वाले में जो खूबियां हैं वो क्या है, उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। चेक करो यार, एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, किसके, पैरा के। इसके नहीं वैसे होंगे उतना जितना इसके होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स विल क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड किस में होंगे, इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। बात समझ गए, यहां ऐसे डॉट लगा देता हूं। जब क्रिस्टल लैटिस में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। बात समझे, इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर मैं लिखवा देता हूं, फिर भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पूरा लिखवा देता हूं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। शॉर्टकट में भी लिखवा दूंगा, इज मोर, इज ग्रेटर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो इसको तोड़ने में, लैटिस को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, is required to break the lattice। लैटिस को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब लैटिस को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो मेल्ट करेगा। अब देखो समझो, शॉर्टकट में क्या बता रहा हूँ मैं, उसी को ही। मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक्ड, ठीक है। फिर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इस केस में है ज्यादा, पैरा वाले का ये बता रहा हूं, ठीक है। फिर तीसरी चीज, मोर एनर्जी की जरूरत है उसको तोड़ने के लिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक लैटिस। और अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बात समझ गए, सीधी सी, क्लियर। ऐसा जो केस इसमें नहीं है, किसमें, ऑर्थो में नहीं है, समझ गए। तो मैंने आपको बता दिया मेल्टिंग पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट पैरा का क्यों ज़्यादा होता है ऑर्थो से, बिकॉज पैरा का जो स्ट्रक्चर होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, टाइफ्लोरोबेंजीन, कोई भी एग्जाम्पल ले लो हेलो एरीन्स का, उसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसका। दूसरी चीज़, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे तो ऑब्वियसली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने में, लैटिस को तोड़ने में मुश्किल आएगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए पैरा का हाई है। बात समझ गए। आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे।
अब जो डाई हेलो एरीन्स है उसकी डाइपोल मोमेंट का थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेते हैं ना। डाइपोल मोमेंट किसकी? डाई हेलो एरीन्स की। तो डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं एक बारी, किसकी? डाई हेलो एरीन्स की। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट करते हैं डाई हेलो एरीन्स की। तो मैं लिख देता हूँ डाई हेलो एरीन्स, जो अभी हमने बनाया था ना वही है डाई हेलो एरीन्स। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं। कौन से? एक तो एग्जाम्पल हमारे पास था ये, यहाँ क्लोरीन और यहाँ Cl। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। डाई हेलो एरीन्स यहाँ पर बना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डाई हेलो एरीन्स। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। देखिए दूसरा बनाएंगे हम लोग, दूसरा वाला होगा हमारा, ये पैरा वाला हो गया। अब बनाते हैं कौन सा? ऑर्थो वाला। अब देखिए ये क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। तीसरा बनाते हैं कौन सा? तीसरा होगा हमारा मेटा वाला, ये क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। अब देखिएगा डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा, डायरेक्ट क्या क्या होता है डाइपोल मोमेंट? ये साइन होता है डाइपोल मोमेंट का। तो ये जो एरो होता है नेगेटिव की साइड होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो डाइपोल मोमेंट ये होगी इसकी। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगी? ये होगी ऑब्वियसली। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपकी ये, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, और यहाँ ये, और यहाँ ये। बात ये तो चलो समझ में आई कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। अब डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा? इसका डाइपोल मोमेंट होगा एक्चुअल में 0। क्यों? क्योंकि देखिए डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बिकॉज डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, तो दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। जो डाइपोल मोमेंट ये बना रहा है ना, ये उसको उतना कैंसिल कर रहा है। समझ गए? इसका मतलब इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आने वाला है? 0। ठीक है, अब इसकी अराउंड जो आने वाली वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, इसकी अराउंड 2 पॉइंट आई थिंक वैल्यू है इसकी। तो मैं वैल्यू भी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ देखिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट बन रही है, इन दोनों का एंगल देखिए, दोनों एडअप हो रही है कहीं ना कहीं। मतलब ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है, देखो कुछ ऐसे आ रहा है स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ रहा है, और इसके बीच का एंगल होता है 60 डिग्री। बात समझे? ये डाइपोल मोमेंट ये 1 और ये सेकंड वाले है। अब यहाँ का एंगल देखिए, यहाँ का एंगल देखिए सबसे पहले। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आपको बता रहा था, डाइपोल मोमेंट है ना, आपको बता रहा था मैं। तो दैट इज 2.454 ऑर्थो का होता है, और 1.72 आई थिंक होता है पैरा इसका मेटा का। तो 2.54 डी ऑर्थो और 2.72 इसका होता है, राइट? ओके, कम है इसका, 1 पॉइंट है ना, 1.72 का। मैं क्यों रीजन बता रहा हूँ मैं उसका, ये तो कोई बात नहीं, वैल्यूज है। अब एक्चुअल में यहाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, देखो ये है, ये डाइपोल 1 और ये सेकंड है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसकी कम है। क्यों? वो हमें वैसे पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पैरेललो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, उससे हम लोग सबसे पहले डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगी ना, वो ये आएगी, डाइपोल मोमेंट 1 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, एंड 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये है एक्चुअल में, ये क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का। अब मुझे अगर इसका रिजल्टेंट निकालना तो कैसे निकालूंगा? देखो डाइपोल मोमेंट 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो डाइपोल मोमेंट 1 वाली ये है, सेकंड वाली ये है, दोनों का स्क्वायर करूंगा, दोनों इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम क्लोरीन है, ठीक है, सेम ही कार्बन पे अटैच है, तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट दोनों की इक्वल होने वाली है। तो मैं बोल दूं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो जो फर्स्ट की और सेकंड की क्या होगी? इक्वल होगी। ये बात क्लियर है या नहीं है? अब देखिए जब इक्वल होगी तो इसका जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है? रिजल्टेंट आने वाला है 1 स्क्वायर, और इसको भी आप देखो इन दोनों की एक सेम वैल्यू ले लो, या ये बोल दूं, इसको प्रॉब्लम तो नहीं है, सेम वैल्यू ले सकते हैं इसको। तो मैंने बोल दिया कि ये इसकी डाइपोल मोमेंट है, दोनों की इक्वल मान ली। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो लेट्स चेक द फॉर्मूला। तो क्या ये फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस स्क्वायर इनटू कॉस। मेन कॉस की बात करते हैं। कॉस क्या है? अगर आप ये ना भी करें ना तो भी चल जाएगा। कॉस क्या है? कॉस थीटा यहाँ पर 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5 होती है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर मैं देखो
मैंने ये चलो ले ली डाइपोल मोमेंट, ये अगर ना भी लें आप यही वैल्यू रखें तो भी काम चल जाएगा। अगर मान लो मैं अगर ऐसा ना भी करूं, चलो मैं कर लिया तो भी सही है। तो देखो कर भी लिया तो 2μ² प्लस क्या है इनटू cos 60 की वैल्यू 0.5, 0.5 टू सा कितना होता है 1 होता है ना, 0.5 टू सा 1 होता है। तो यहाँ पर 0.5 लगाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अब आगे सॉल्व नहीं करूँगा, इसकी वैल्यू सीधा आ गई 1। तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ से चली गई और ये वैल्यू बची कितनी है, ये 4 स्क्वायर मतलब 2 इंटू डाइपोल। इज इट क्लियर? इट इज 2 4 इट इज 1, सॉरी इट इज 1। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 1 है तो यहाँ पर 2 नहीं था 1 है, तो प्लस मैं दोबारा बता देता हूँ, ये क्या था 2 स्क्वायर इंटू 0.5 था ना, तो 0.5 टू सा 1 होता है ना, तो ये 1 होता है। तो मैं ये अगर रिमूव कर दूँ तो 1 ही तो बचा, ये बचा। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट अगर सॉल्व कर लें पूरा इसको तो कितनी आने वाली है √3 और स्क्वायर, और ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये डाइपोल मोमेंट आ गई उसकी। ठीक है, अगर हम क्या करें इसकी निकालें, अब देखिए क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आने वाला है। क्यों नेगेटिव आने वाला है? क्योंकि cos 120 की वैल्यू क्या होती है, सेम चीज़ रहेगी भाई, डाइपोल मोमेंट ये भी सेम रहेगी, μ² और यहाँ पर 2μ², यहाँ पर बस वैल्यू चेंज होगी cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ उसकी रिजल्टेंट, तो उसकी रिजल्टेंट आएगी क्या, अगर पूरा मैं लिख दूँ आपको समझाने के लिए तो ये आ जाएगी प्लस, पहले तो ये आएगा cos 120। जब cos 120 आएगी वैल्यू, तो अगर इसकी डाइपोल मोमेंट तो सेम है तो क्या आने वाली है, ये भी स्क्वायर μ² प्लस 2μ² और इसकी वैल्यू है -0.5। ठीक है, -0.5 की आप जानते हैं क्या वैल्यू, -0.5 को मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया 2μ² माइनस 0.5 टू सा 1 होता है तो -μ²। तो एक्चुअल में क्या आया, देखो ये d, ये इसकी वो है, तो बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियसली आपको ये वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, मैंने ये वैल्यूज़ ली नहीं है बिकॉज ये वैल्यूज़ अगर आप रखेंगे तो आपको वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। इसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से अगर निकालेंगे डाइपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट डाइपोल इसका देखो कम आ रहा है और उसका ज़्यादा आ रहा है। तो मैं बोल दूँ जो रिजल्टेंट डाइपोल है किसका, कौन सा आइसोमर है, वो ऑर्थो है, ऑर्थो का ज़्यादा है किससे मेटा वाले से। बात समझे? और पैरा वाला 0 है, पैरा वाला तो जस्ट अपोजिट कैंसिल आउट कर रहे हैं। आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं किसकी, आज हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किया है फिनिश। ठीक है, आप इसका रिवीजन करिएगा और क्वेश्चंस खुद से लगाइएगा जो आगे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। और बाकी नीट के लिए, जेई के लिए आप प्रिपरेशन करें तो थोड़ा इंटरनली पढ़िए उसको। ठीक है, टॉपिक को समझिए पहले, तो सारी वीडियोज़ मेरी देखिए स्टार्टिंग से, तो आपको हेल्प मिलेगी, फिर आप क्वेश्चन लगाइए। और अब नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, टेक केयर, बाय।